हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर सेठी है और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टैक्सेबल पर्सन को लेके होगा। ये टैक्सेबल पर्सन होते कौन है? टैक्सेबल पर्सन मींस वो है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्टर्ड हो गया, वो टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। तो आज हम जो यहाँ पर रेफरेंस लेंगे अपने नोट में वो लॉ का लेंगे। लॉ में मतलब हम सेक्शन का रेफरेंस लेंगे, सब सेक्शन का रेफरेंस लेंगे, रूल्स का रेफरेंस लिया जाएगा। जैसे कि आज का हम पढ़ते हैं, हमने डेफिनेशन लिए जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट में इसकी डेफिनेशन लिए, तो हम इसको पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला हम रेफरेंस लेंगे, यहाँ पर रेफरेंस लिया गया सेक्शन का। सेक्शन कितना है? सेक्शन 2 और सब सेक्शन 107, इसका हमने रेफरेंस लिया जो बताता है टैक्सेबल पर्सन के बारे में। अब ये क्या बोलता है? टैक्सेबल पर्सन तो है, तो या तो वो रजिस्टर्ड है, ये लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, मतलब या तो आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है या वो लाइबल हो चुका है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, वो टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। अब ये बोलता है वो रजिस्टर्ड है किस सेक्शन में? सेक्शन 22 और 24 की यहाँ बात करता है। देखिए इन्होंने सेक्शंस का फिर रेफरेंस ले लिया, यानी कि सेक्शन नहीं एक और सेक्शन का रेफरेंस ले लिया। तो अब हमें इनको डिटेल में पढ़ना होगा, उसके बाद में हमें टैक्सेबल पर्सन का समझ में आएगा। अगर मैं बेसिक वे में बताऊं टैक्सेबल पर्सन कौन है, जो पर्सन रजिस्टर्ड हो चुका है जीएसटी एक्ट के अंडर में, या फिर वो लाइबल हो चुका है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जीएसटी का, तो वो टैक्सेबल पर्सन है। अभी मैं यहाँ बात करता हूँ सेक्शन 22 और 24 जो कि इस डेफिनेशन में रेफरेंस लिया है। तो 22 क्या बोलता है? 22 बोलता है पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे पर्सन लाइबल हो चुका है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। दूसरा आता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे कुछ केस दे दिए गए कि इस केस में तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो अभी हम वो केस पढ़ते हैं, वो केस क्या है। अभी मैं यहाँ सेक्शन 2 की बात करता हूँ, पहले हम अपना सेक्शन 2 कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 2 क्या बोलता है? पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किस केस में वो लाइबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो यहाँ पर स्टेट वाइज बात की गई है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है कौन सा, आपकी इसमें टर्नओवर लिमिट दी गई है। टर्नओवर मींस एग्रीगेट टर्नओवर, वो कितना होना चाहिए? कुछ स्टेट में 10 लाख है, कुछ स्टेट में 20 लाख है। देखिए यहाँ पर जो लॉ की मैं बात करूं, जब आप लॉ पढ़ रहे हैं तो उसके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको ध्यान से पढ़िएगा, उनका मीनिंग सही से समझिएगा। तो अभी मैं जैसे बात करूं लॉ की, लॉ में क्या करता है, इन वर्ड्स को सही से समझाने के लिए सेक्शन 2 को रखता है, जिसमें वर्ड्स को डिटेल में समझाता है कि इस वर्ड्स का इस लॉ में क्या मतलब होगा। तो जैसे कि अभी मैंने बात करी अपने टैक्सेबल पर्सन के बारे में, तो टैक्सेबल पर्सन को कौन डिफाइन कर रहा है? सेक्शन 2 डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है, जिसमें और सेक्शन का रेफरेंस ले लिया गया। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 22, ये बोल रहा है कि भाई 10 लाख और 20 लाख आपकी टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो जाए तो आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। आपका जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट है जिसमें 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है, अगर वो 10 लाख की लिमिट है, क्या यहाँ ये लाइबल है? मतलब ये जो पर्सन है क्या ये लाइबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? नहीं, क्रॉस होनी चाहिए। ये वर्ड्स बोलता है क्रॉस होनी चाहिए, ठीक है। 10 लाख की लिमिट क्रॉस या 20 लाख की लिमिट जो वो क्रॉस होनी चाहिए, तब जाके वो होगा। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सर, यहाँ पर ये क्या अब ये लाइबल है? मैंने यहाँ 10 लाख 1 रुपया कर दिया, क्या लाइबल है? यस, अब ये लाइबल है, इस पे जीएसटी का लॉ एप्लीकेबल हो गया। अब इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ये टैक्सेबल पर्सन है। और जब ये टैक्सेबल पर्सन मतलब ये लाइबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए, तब उससे ये जीएसटी भी पे करेगा उस इनकम पर। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए बात करता हूँ स्टेट वाइज की, इस स्टेट में क्या लिमिट एप्लीकेबल है। अभी तो मैंने बताया कि 10 लाख और 20 लाख, तो कौन सी स्टेट पर 10 लाख है, कौन सी स्टेट पर 20 लाख है। तो 10 लाख की मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने स्टेट दिया मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इस स्टेट में 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है। और दूसरी स्टेट में जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, पांडिचेरी हो गया, तेलंगाना हो गया, तो इसमें 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है सर यहाँ पर इतनी कम लिमिट क्यों है, यहाँ ज्यादा क्यों है? यानी कि इन स्टेट में तो आप ज्यादा लगा रहे हो, 20 लाख की लिमिट रखते हो, और यहाँ पर जो रखते हो वो आप 10 लाख की रखते हो, ऐसा क्यों? इसका रीजन है कि ये जो स्टेट होती है ये 10 लाख लिमिट वाली, तो यहाँ पर इनकम ये ज्यादा जनरेट कर ही नहीं पाते यहाँ के लोग, मतलब यहाँ पे जो इनकम के सोर्सेज है वो बहुत कम है। तो जिसकी वजह से अगर पर्सन 10 लाख भी क्रॉस कर देगा ना, उनके लिए बड़ी बात है, वो टैक्सेबल पर्सन कहलाया जाएगा। इस स्टेट में 20 लाख की लिमिट दे दी गई है। अब मैं बात करूँ लॉ की, तो लॉ में सभी लॉ की बात करता हूँ, इसमें चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसी रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी यहाँ पर कुछ चेंजेस आए मतलब इन्होंने जो टर्नओवर लिमिट है इसमें चेंजेस किए, कुछ स्टेट ने चेंजेस कर दिए अपनी टर्नओवर लिमिट में। अब क्या करें, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपकी जो टैक्स ये लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर की, ये 20 लाख है। और अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो 40 लाख है। बट यहाँ पे एक वर्ड दे दिया गया, इसको समझिएगा डिटेल में। इस वर्ड का क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव के क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव मींस के
अगर आप सर्विस में डील कर रहे हैं तो सर्विस में कर रहे हैं, गुड्स का कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए। अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं तो सर्विस नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर ये मिक्स हुआ, मतलब थोड़ी सी भी अगर ये मिक्स है ना, ये 40 लाख की जो लिमिट है, 20 लाख और 40 लाख की, ये आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। आप पे लिमिट कौन सी एप्लीकेबल होगी? आपकी ये जो लिमिट है ये 20 लाख रुपए हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 20 लाख। यानी कि अगर आप दोनों में ही डील कर रहे हैं तो आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है वो 20 लाख है। समझ गए? अब ये एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब तो समझा हो सर। इसके लिए हमने एक अलग से सेपरेट क्लास बनाई है जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप वो एग्रीगेट टर्नओवर की देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या वैल्यू का हमें इंक्लूड करना है और किस वैल्यू को हमें हटाना है जिससे हमारा एग्रीगेट टर्नओवर निकल सके। फिलहाल इस टॉपिक को हमने आपकी नॉलेज के लिए अपने चैनल पर अपलोड किया है। जैसा कि अभी हमने बात करी है यहाँ पर अपनी लिमिट के बारे में, हमने स्टेट वाइज भी आपको बता दिया है कि कितना एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है, किस स्टेट पर क्या एप्लीकेबल होगी। जैसे 10 लाख वाली किसी स्टेट पर है, 20 लाख वाली और 20 और 40 की जो लिमिट दी है वो किसी स्टेट पे एप्लीकेबल है, वो हमने बता दिया है। अब हमारे यहाँ से जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो होता है सेक्शन 24। सेक्शन 22 तो आपको हमने बता दिया है। अब यहाँ पर सेक्शन 24 की बात आती है। सेक्शन 24 क्या बोलता है? अगर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे कौन सा केस है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं। मैंने यहाँ पर जो पॉपुलर टॉपिक है मैंने उनकी ही बात करी है, मैंने एक्सेप्शन को नहीं उठाया जो आपको इजीली समझ ना आए। तो अभी फिलहाल हमारा काम है आपको बेसिक समझाना, यानी कि इतना समझा दें जिससे आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकें। और उसके आगे का आप करेंगे तो वो तो एक प्रोफेशनल वे में, मतलब वो प्रोफेशनल वे के टॉपिक हो जाते हैं, उनके हम बाद में बात करेंगे। तो अभी मैं यहाँ बात करूँ, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था टाइप ऑफ सप्लाई में, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या था? अगर आप विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है। अगर आप आउटसाइड स्टेट करते हैं तो वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। यानी कि आउटसाइड स्टेट मींस जैसे दिल्ली का बंदा यूपी में सेल करता है, यूपी का बंदा हरियाणा में सेल करता है, ये बोलते हैं आउटसाइड स्टेट। यानी कि विद इन स्टेट यहाँ कोई सप्लाई नहीं है, आउटसाइड है। आउटसाइड में आप भूल जाइए आपकी टर्नओवर लिमिट है क्या, यानी कि यहाँ जो लॉ एप्लीकेबल है ना उन सबको भूल जाइए। यहाँ बोल दिया कि अगर आपकी 1 लाख रुपए की तो एग्रीगेट टर्नओवर है, भूल जाइए। अगर आपने इस केस, यानी कि आप इस केस में फॉल हो जाते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करते हैं तो उस केस में आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। यहाँ सेकंड आता है सेक्शन 24 में ही जो केसेस दिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता कौन है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की मैं बात करूं जो मतलब ऐसी मैं दुकान या ऐसे बिजनेसमैन की बात करूंगा जो अपनी टेम्परेरी कहीं भी दुकान लगा लेता है और कुछ टाइम बाद उसको हटा देता है। जैसे कि मैं बात करूं मेले में लगने वाली दुकानें, वहां पर क्या होता है? बहुत सारी दुकानें लग जाती हैं। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब मेला खत्म हो जाता है वो अदर अपने दूसरे मेले में या कोई इवेंट होता है उसमें अपने दुकान लगा लेते हैं और अपने जो पहले से ही लग रहा है उसको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर आता है, इनको बोलते हैं मतलब हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। भूल जाइए टर्नओवर लिमिट क्या है, इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। और इसमें क्या हो, इसमें इनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये कुछ पीरियड के लिए होता है। अगर वो दुकानदार उस पीरियड तक लगाता है तो वो रजिस्ट्रेशन चलेगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन तो है बट वो एक्सपायर हो गया, उनकी दुकान अभी भी लगी हुई है, तो उस केस में क्या होगा? उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा। कब अप्लाई करना होगा? जो पहला रजिस्ट्रेशन है उसको एक्सपायर होने से पहले पहले दूसरा रजिस्ट्रेशन वो अप्लाई कर दे। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये क्या होता है सर? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन यानी कि उस बंदे की बात की जा रही है जो आउटसाइड इंडिया से आता है। मतलब पहले आउटसाइड स्टेट की बात करे थे, बट अब यहाँ आउटसाइड इंडिया से अगर कोई भी पर्सन आता है अपनी इनकम जनरेट करता है। कैसे? चाहे वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, वो करता है अपनी इनकम जनरेट और उसके बाद में वो आउटसाइड इंडिया चला जाता है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में इंक्लूड होगा। अभी मैं यहाँ एग्जांपल लूं, जैसे कि अभी जल्दी में यहाँ पर अंबानी फैमिली में शादी हुई थी, अनंत अंबानी की, तो उसने क्या किया? उसने कुछ सिंगर, कुछ डांसर को बाहर से बुलाया। अब बुलाने के बाद में उन्होंने परफॉर्मेंस की। सिंगर या जो डांसर है उन्होंने उनकी शादी में जो उनका इवेंट था उसमें परफॉर्मेंस की, और जो करोड़ के हिसाब से उनके पैसे बने, कितने 60 करोड़, किसी ने 70 करोड़, किसी ने 90 करोड़ जो लिए वो चले गए। तो ऐसे ही नहीं गए, जो उन्होंने वो पेमेंट लिए ना, मैं एग्जांपल लेता हूँ, उन्होंने 60 करोड़ रुपए किसी एक डांसर ने लिए, किनसे? अनंत अंबानी से, उनके शादी में। तो वो जो 60 करोड़ है उसको वो जीएसटी पे करके गया होगा। उसने उससे पहले रजिस्ट्रेशन लिया
इंडिया के अंदर में, उसके बाद जीएसटी पे किया, उसके बाद वो इंडिया से बाहर गया है। समझ गए अभी आप? यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है अपना नो रजिस्ट्रेशन, यानी कि किस केस में रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है पर्सन को। अगर वो पर्सन रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा तो टैक्सेबल पर्सन भी नहीं कहलाएगा। वो आपको मैं बता देता हूँ कि इस केस में ये पर्सन टैक्सेबल पर्सन नहीं कहलाएंगे मगर इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया है। बाकी तो मैं सारी चीजें रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो में इंक्लूड करूंगा। अब यहाँ जैसा एक एग्रीकल्चर पर्सन होता है, यानी कि किसान की मैं बात करूं, किसान के जो मतलब गुड्स जो वो मैन्युफैक्चरिंग करता है अपने खेत में, जैसा टमाटर का उगाना, गाजर उगाना, आलू को उगाना, इस टाइप की जो चीजें होती है वो एग्जाम्प्ट होती है। तो यहाँ बोला गया आप किसान हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है, आप भूल जाइए। दूसरा आता है यहाँ पर कोई भी ऐसी सप्लाई जो फुली एग्जाम्प्ट है। मैंने बताया था ना यहाँ पर कैटेगरी सप्लाई में, टाइप ऑफ सप्लाई में कैटेगरी थी टैक्सेबिलिटी को लेकर कि किस आइटम पे क्या टैक्स लगेगा, और ये एग्जाम्प्ट सप्लाई क्या होती है, नील रेटेड सप्लाई क्या होती है, टैक्सेबल क्या होता है। तो जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहां पर कोई टैक्स नहीं लगना, तो उन पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है बीइंग अकाउंटेंट। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।